अगर कभी भी किसी देश की इकोनॉमी जाननी हो तो शुरुआत उस सबसे पहले उसके इतिहास से होती है। 19th और 20th सेंचुरी में पर्शियन गल्फ के लोगों की ज़िंदगी पर्ल इंडस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थी। मोती निकालना ही उनका मेन काम होता था और उसी से ही उनकी इनकम होती थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1, 1920 की इकोनॉमिक डिप्रेशन और फिर मार्केट में कल्चर्ड पल का आना नेचुरल पल की इंडस्ट्री को बिल्कुल तबाह कर देता है। फिर इसके बाद क्रूशल स्टेट्स को है ना काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। 1922 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने है ना क्रूशल स्टेट्स के रूलर के साथ एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि उनकी परमिशन के बिना वो प्राइवेट कंपनी को ऑयल कंसेशन नहीं देंगे। ब्रिटेन को लगा कि यहाँ पे भी ऑयल हो सकता है, जिस तरह पर्शियन और इराक में ऑयल मिला है शायद यहाँ पे भी हो सकता था। 1930 में ऑयल एक्सप्लोरेशन के है ना कॉन्ट्रैक्ट्स बनने लग गए थे, लेकिन है ना स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। फिर 1950 में अबू धाबी में एक ड्रिलिंग होती है, लेकिन वहाँ से ऑयल नहीं मिलता। इसी दौरान ब्रिटिशर्स ने अबू धाबी में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी थी, लेकिन 7 एमिरेट्स के रूलर ने मिलकर एक क्रूशल स्टेट काउंसिल बनाई थी, जिसका मेन एजेंडा था कि कॉमन प्रॉब्लम को सोल्व करना। 1953 के बाद है ना ऑफशोर से ऑयल एक्सप्लोरेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और 1958 में अबू धाबी के उमसेफ एरिया में पहली बार कमर्शियल ऑयल मिलता है। 1962 से है ना ऑयल एक्सपोर्ट है ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन है ना बाद में दुबई और शारजा के पास भी है ना ऑयल फील्ड्स मिलती है। लैंड पर है ना ऑयल एक्सप्लोरेशन काफ़ी ज़्यादा कम था, क्योंकि उस टाइम है ना बॉर्डर डिस्प्यूट्स काफ़ी थे, जैसे कि बसामी ओएसिस डिस्प्यूट। लेकिन आखिरकार 1960 में अबू धाबी में है ना एक ऑन शोर कमर्शियल ऑयल एक्सप्लोर मिलता है मारबन एरिया में। ऑयल आने के बाद जो अबू धाबी के रूलर्स थे, अबू धाबी के रूलर शेख जैद बिन सुल्तान अल नयान ने है ना स्कूल्स, हॉस्पिटल और रोड्स जैसे है ना काफ़ी ज़्यादा इन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करा था। लेकिन जो दुबई के रूलर थे शेख राशिद अल मखतूम ने है ना लिमिटेड ऑयल इनकम को है ना स्मार्टली काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया था दुबई को डाइवर्सिफाई करने के लिए। देखिए, अब तक आपको पता चल गया होगा कि यूएई अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो लेकिन अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि वो कौन कौन से सेक्टर्स है जो यूएई की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी के अंडर आता है। तो सबसे पहला सेक्टर है वो है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। देखिए, ऑयल का यूएई की जीडीपी भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक इन्फ्लुएंशियल इम्पैक्ट है, जो कि है 30%। लेकिन देखिए, जो बाकी का 70% है वो नॉन ऑयल कंपोनेंट है ना कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जो टूरिज्म सेक्टर है उसने 2019 में यूएई की जीडीपी में जो वो है 11.5% कंट्रीब्यूट करा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर है। अब आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए कि वो ऐसा उन्होंने क्या करा कि उनका टूरिज्म सेक्टर इतना ज़्यादा एनहांस हो चुका है। देखिए, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यूएई की डाइवर्सिफिकेशन सेंट्रल स्ट्रेटजी का एक सेंट्रल पॉइंट है। देखिए, यूएई जब है ना इनिशियल डेज में इंडिपेंडेंट हुआ था, उन्होंने अपने ऑयल का रेवेन्यू है ना उन्होंने है ना पब्लिक सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करा था, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया उनका, या फिर है ना टूरिज्म सेक्टर हो गया, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने है ना इन्वेस्ट करा था। अगर आप एग्जांपल देखें तो उनके काफ़ी सारे लग्जूरियस मॉल्स है, थीम पार्क्स हो गया, कल्चरल साइट्स होगी, आइकॉनिक अट्रैक्शंस हो गए। एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है जैसे कि उनका दुबई का बुर्ज खलीफा, जिसकी कंस्ट्रक्शन 2004 में स्टार्ट हुई थी और पब्लिक के लिए है ना 2010 में अवेलेबल हो गया था, ओपन हो गया था। उसी ने ही है ना यूएई की है ना टूरिज्म सेक्टर में है ना समझ लीजिए कि एक काफ़ी ज़्यादा एक रोल निभाया है। अगर आपको और भी एग्जांपल जानने हो तो उनका जैसे कि 2020 का दुबई एक्सपो हो गया, या फिर उनकी द ग्रेट फ्रेम होगी, ये काफ़ी सारे एक एग्जांपल है जो कि है ना उनके टूरिज्म सेक्टर को है ना उन्होंने बूस्ट करा। तो अब आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए कि उन्होंने ऐसे क्या क्या मेजर्स लिए कि जिसकी वजह से उनका जो टूरिज्म सेक्टर है वो इतना ज़्यादा एनहांस्ड हो चुका है। तो इसके अंदर जो मेजर रोल निभाया वो है उनकी स्ट्रीमलाइन वीज़ा प्रोसेस ने। दुबई का वीज़ा लेना कंपेरेटिवली है ना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर आप है ना आपके कोई दोस्त हो, अगर आप उनसे पूछे कि अगर तेरे को इंटरनेशनल ट्रिप लेनी है, तो उसका सबसे पहला जवाब होगा शायद यूएई की, और वो भी दुबई की। क्यों? क्योंकि उनका वीज़ा प्रोसेस है ना काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड है।
और रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा है ईजी है दुबई का वीज़ा लेना। और अगर और एग्जांपल जानने हो है वो है उनकी एनहांस्ड एयर कनेक्टिविटी। नाउ अब आपके मन में और सवाल आ रहा होगा कि और कौन कौन सी है ना सेक्टर्स है जो यूएई की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी के अंडर आता है। तो वो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। देखिए यूएई अपनी एनर्जी नीड्स को है ना रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेके जाना चाह रहा है। अगर आपको प्रोमिनेंट एग्जांपल जानने हो वो है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर पार्क और शाम्स वन। ये काफ़ी प्रोमिनेंट एग्जांपल है। जो देखिए ये जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो यूएई को मिडल ईस्ट के अंदर है ना एज अ प्रोमिनेंट लीडर साबित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और ये यूएई के जो कार्बन एमिशन को है वो उनको भी कम कर रहा है। यूएई है ना 2050 तक वैसे भी अपनी टोटल एनर्जी नीड्स है उसका 44% है ना क्लीन एनर्जी से फुलफिल करना चाह रहा है, और बाकी का बचा 6% वो न्यूक्लियर एनर्जी से है ना फुलफिल करना चाह रहा है। और रिमेनिंग 38% हो गया वो नेचुरल गैस वगैरह से, नेचुरल गैस आदि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उससे पूरा करना चाह रहा है। नाउ आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि टूरिज्म के अलावा और कौन कौन से सेक्टर है जो यूएई की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी के अंडर आते हैं। तो वो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर यूएई की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी का एक और की पिलर है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले रखे हैं ताकि वो अपनी एनर्जी नीड्स को क्लीन एनर्जी की तरफ लेके जा सके, जैसे कि मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर पार्क और शाम्स वन। ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट एग्जांपल है जो कि ये दर्शाता है कि यूएई अपनी एनर्जी नीड्स को है ना क्लीन एनर्जी की तरफ लेके जा रहा है। और वैसे भी यूएई का एक मिशन भी है कि वो 2050 तक अपनी टोटल एनर्जी नीड्स का 44% वो क्लीन एनर्जी से फुलफिल कर पाए। नाउ जो अगले सेक्टर्स है जो कि यूएई की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी के अंडर आता है वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। नाउ आपको शायद ये ना पता हो कि है ना यूएई टॉप करता है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर एफडीआई को लेने के लिए। एफडीआई होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 2019 के अंदर ये अमाउंट है ना 13.5 बिलियन डॉलर्स थी, और 2025 के अंदर ये है 45 बिलियन डॉलर्स, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। नाउ आपके मन में एक और ये सवाल आ रहा होगा कि यूएई इस एफडीआई अमाउंट का करता क्या होगा। तो ये एफडीआई अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं टेक्नोलॉजी, एनर्जी और हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। नाउ आपके मन में शायद ये सवाल भी आ रहा होगा कि ट्रेड के लिए ये क्या करते हैं। तो ट्रेड के लिए इनकी पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। शायद आपको पता होगा कि यूएई एक काफ़ी ज़्यादा लो टैक्स नेशन है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रखे हैं ताकि वो है ना जो फॉरेन ट्रेड है उनको अट्रैक्ट कर सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। तो उनके लिए उन्होंने है ना 100% फॉरेन ओनरशिप अलाउ भी कर रखी है और काफ़ी सारे फ्री जोन्स अलाउ कर रखे हैं, जिसके बारे में हम है ना आगे जानेंगे। नाउ आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हाउ यूएई बिकम अ ग्लोबल बिजनेस हब, मतलब व्हाई कंपनी चूजेस द यूएई। तो इसके बेसिकली चार रीज़न है। सबसे पहला है फ्री जोन्स, दूसरा है कंटिन्यू सपोर्ट टू द एसएमईज यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, तीसरा है लो टैक्स एनवायरनमेंट, एंड चौथा है गेटवे टू द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो एक बाय वन हम है ना इन सारे रीजंस को जानते हैं। तो यूएई के पास है ना काफ़ी सारे फ्री जोन्स है। अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि यार ये बार बार फ्री जोन्स बोल रहा है क्या चीज़। तो फ्री जोन्स ऐसे तो फ्री जोन्स है ना एक स्पेशल इकोनॉमिक एरिया होते हैं जहाँ पे है ना कंपनीज को 100% फॉरेन ओनरशिप अलाउ की जाती है, और साथ के साथ है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन पेपर वर्क प्रोसेसेस हो जाता है और लो टैक्स एनवायरनमेंट मिलता है उनको। मतलब ना ही आपको कोई कॉरपोरेट टैक्स देना, ना ही आपको कोई पर्सनल टैक्स देना। तो ये सारे के सारे रीजंस हैं ना डायरेक्टली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से है ना यूएई एक ग्लोबल बिजनेस हब बन रहा है। नाउ काफ़ी सारे प्रोमिनेंट फ्री जोन्स अवेलेबल है यूएई के अंदर, और करंटली 45 से भी ज़्यादा फ्री जोन्स अवेलेबल है यूएई के अंदर। अगर आईटी के लिए अगर किसी को फ्री जोन देखना हो तो वो है ना सीधा अजमैन फ्री जोन जाता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक में जिसका बिजनेस है तो उसके लिए रसल खाइमा स्पेशल इकोनॉमिक एक फ्री जोन है। तो ये सारे फ्री जोन्स है ना काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है। नाउ अगला रीज़न है कंटिन्यू सपोर्ट टू द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। 2022 के मिड तक है ना यूएई के पास लगभग 5.5 लाख है ना एसएमईज थे,
और उनका प्रोजेक्शन है कि 2030 तक है ना वो 1 मिलियन एसएमईज हो जाए। तो एक का जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है। तो उनके फ्री जोन एसएमईज को प्रमोट करने के लिए है ना यूएई कंटिन्यूसली है ना बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बनाने लग रहा है और लो टैक्स एनवायरनमेंट है ना प्रोवाइड करने लग रहा है ताकि उनके नेशन के अंदर है ना एसएमईज इंक्रीज हो जाए। नाउ जो थर्ड रीज़न है वो है लो टैक्स एनवायरनमेंट। आपको पता ही होगा कि यूएई एक लो टैक्स नेशन है। मतलब वहाँ पे बहुत ही कम टैक्स देने पड़ते हैं, मतलब नो पर्सनल टैक्स। लेकिन कॉरपोरेट टैक्स कई जगहों पे देना पड़ता है। अगर आप फ्री जोन के बाहर है तो आपको एक कॉरपोरेट टैक्स ज़रूर देना पड़ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अदर नेशन के कंपेयर में काफ़ी कम है। वो है 9% है अराउंड। अगर आपकी इनकम 3,75,000 से ज़्यादा है तो आपको है ना 9% का कॉरपोरेट टैक्स देना पड़ेगा। नहीं तो आपको देना ही नहीं है कोई भी कॉरपोरेट टैक्स। लेकिन अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो और आपकी इनकम है ना 3,75,000 से ज़्यादा है तो आपको एक वैल्यू एडिड टैक्स देना होता है जो कि 5% होता है। वैल्यू एडिड टैक्स एक वो टैक्स होता है इन जो कि आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज के ऊपर लगता है, जो कि अल्टीमेटली एक कंज्यूमर को ही देनी पड़ती है। अगर आपकी इनकम 1,85,500 से लेके 3,75,000 दिरहम से इनके बीच में है तो आपको कम वॉलेंट्री एक वैट देना होता है। अगर इससे कम है तो आपको देना ही नहीं है कोई भी वैट। नाउ जो चौथा और लास्ट रीजन है वो है गेटवे टू द मैना, यानी कि मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। यूएई के अगर आप यूएई का मैप देखें तो उसके लेफ्ट में है पर्शियन गल्फ और उसके राइट में है गल्फ ऑफ ओमान और उन दोनों के बीच में एक है यूएई जो कि सीधा आपको एक्सेस प्रोवाइड करवा सकता है 450 मिलियन पीपल का। ये बेसिकली चार प्रमुख रीजन है जो कि एक यूएई को है ना ग्लोबल बिजनेस हब बनाता है। नाउ आपके मन में लास्ट एक सवाल जरूर उठना चाहिए कि हु आर दोज पीपल बिहाइंड द यूएई इकोनॉमी। आखिर मतलब कौन लोग हैं जो कि यूएई की इकोनॉमी को बिल्ड करने लग रहा है। देखिए आपको शायद है ना ये बात तो शॉक कर दे कि वेटिकन सिटी के बाद यूएई के पास सबसे ज़्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन है। करंटली यूएई की पॉपुलेशन है वो अराउंड शायद 11.5 मिलियन की है, जिसके अंदर से 88 से 90% आर द माइग्रेंट वर्कर्स। और ये माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ पे जाके शायद किसी कंस्ट्रक्शन साइट एज अ वेटर ड्राइवर ये सारे काम करते हैं। और जो यूएई का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं वो भी इन्हीं माइग्रेंट वर्कर्स ने ही बनाया है। इन माइग्रेंट वर्कर्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंडियंस है जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 35 टू 38% है। कई जगहों पे आपको 28% भी मिल सकता है। फिर इसके बाद आते हैं पाकिस्तानीज जो कि 9 से 17% है। कई जगहों पे ये 16% भी मिल जाएगा आपको। फिर इसके बाद आते हैं बांग्लादेशीज जो कि 7 से 10% है। फिर आते हैं फिलीपींस जो कि 6% है। फिर इजिप्ट जो कि 4% है। देखिए जो प्राइवेट कंपनीज है ना वो भी माइग्रेंट वर्कर्स को ही है ना प्रेफर करती है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं है। और इन्हीं सारी दिक्कतों को देखते हुए है ना यूएई के रूलर्स ने है ना एक पॉलिसी निकाली जिसका नाम है एमिराइटाइजेशन। इस पॉलिसी के तहत है ना एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर सेट किया जाता है कि जो यूएई के जो नेटिव पीपल हैं उन्हीं को है ना सबसे ज़्यादा पहले प्रेफरेंस दी जाएगी और फिर इसके बाद माइग्रेंट वर्कर्स की, ताकि जो यूएई के नेटिव पीपल्स हैं ना उनके राइट्स बचाए जा सके। नाउ हमने ये समझ लिया कि है ना यूएई की इकोनॉमी कैसे बनी और कैसे वो बने ग्लोबल बिजनेस हब। नाउ अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो क्या उनका फ्यूचर विज़न क्या है। ठीक है, तो मैंने थोड़ी बहुत सर्च करी तो मुझे उनका एक नेशनल एक्शन प्लान मिला इस डेकेड का कि वी द एमिरेट्स 2031। इस प्लान के अकॉर्डिंग है ना वो अपनी पोजीशन है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं एज अ ग्लोबल पार्टनर और एक अट्रैक्टिव इकोनॉमिक सेंटर बनना चाह रहे हैं। इसके काफ़ी सारी पोस्टुलेट्स हैं जैसे कि वो खुद की जीडीपी को है ना 3 ट्रिलियन दिरहम तक लेके जाना चाह रहे हैं। अपने नॉन ऑयल एक्सपोर्ट है जो कि 800 बिलियन दिरहम तक लेके जाना चाह रहे हैं। खुद का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको 450 बिलियन दिरहम तक लेके जाना चाह रहे हैं और खुद का जो फॉरेन ट्रेड वैल्यू है वो 4 ट्रिलियन दिरहम तक लेके जाना चाह रहे हैं और खुद को रैंक 1 लेके आना चाह रहे हैं इन द प्रो एक्टिव लेजिस्लेशन में। इनका एक एनर्जी सेक्टर का भी एक एक्शन प्लान है
जिसे कहते हैं यूएई एनर्जी स्ट्रेटजी फॉर द 2050, जो कि इन्होंने 2017 में डेवलप करा था। इसके अकॉर्डिंग वो अगले 2050 तक है ना 600 बिलियन दिरहम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और खुद की एनर्जी नीड्स का 44% क्लीन एनर्जी से फुलफ़िल करना चाह रहे हैं, और 38% फ्रॉम द गैस, 12% फ्रॉम द क्लीन कोल एंड 6% फ्रॉम द न्यूक्लियर एनर्जी। और भी काफ़ी सारी इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जिसका मैं सोर्सेज आपको दे दूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स आपको जो भी अच्छे लगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और क्या नहीं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।